हेलो प्यारे बच्चों, दोस्तों। क्लास सिक्स्थ की जो एनसीईआरटी की सोशल साइंस की पुस्तक है उसमें हिस्ट्री वाली जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें पार्ट 1 के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं, इतिहास क्या होता है, किस तरह के प्राचीन नगर थे, किस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनके क्या स्रोत हैं, क्या सिक्के मिले हैं, कौन से मृदभांड मिले हैं, ठीक है। और मानचित्र के द्वारा हमने नदियों और पहाड़ों का पता लगाया था जहाँ पे वो प्राचीन सभ्यताएं, वो प्राचीन नगर बसे थे। इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते, बड़ा नहीं बना सकते, इसलिए ये वीडियो 2 पार्ट में बन रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला भी था कि आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम उसका जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आपका चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री की बुक का, हमारे अतीत का, कब क्या कहाँ कैसे, और उसका पार्ट नंबर है 2। तो इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो वापस उसके बारे में डिस्कस करने से कोई सेंस नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, तो आप पहला वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे का टॉपिक था अतीत एक या अनेक। अब इसको समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। ये पार्ट 2 है आज चैप्टर 1 का। अतीत एक या अनेक मतलब कि अगर आपका भूतकाल है, आपका इतिहास है, आपका बीता हुआ कल है, वो एक वचन है या बहुवचन है, इसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नगर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सभ्यता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। शासक वर्ग अलग था, व्यापारी वर्ग अलग था, जो सामान्य लोग थे, जो किसान थे, मजदूर थे, शिल्पकार थे, वो अलग थे। कहीं पे 4000 साल पहले की सभ्यता है, कहीं पे 2000 साल पहले की सभ्यता है, कहीं पे 8000 साल पहले की चीज़ें मिली हैं। तो ये कोई एक चीज़ नहीं है या किसी एक जगह पे नहीं है, ये बहुत विस्तृत है। दुनिया भर में इस तरह के नगर मिले हैं, इस तरह की सभ्यताएं मिली हैं, और अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें हुई हैं। तो इनसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा अतीत एक नहीं है, अतीत क्या है, अनेक हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानना है। बहुत से ऐसे व्यवहार थे, बहुत से ऐसे रीति रिवाज थे, बहुत से ऐसे व्यापार थे, बहुत सी ऐसी कलाएँ थी, बहुत से ऐसे विज्ञान था जो अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों द्वारा अपनाया गया, खोजा गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन विभिन्नताओं के वजह से इतिहास को हम क्या बोल सकते हैं कि अतीत एक नहीं है, अतीत अनेक हैं। और आप बुक का नाम भी देखिए तो उसमें क्या लिख रखा है, हमारे अतीत, ना कि हमारा अतीत, हमारे अतीत यानी बहुवचन के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आज ही की वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे, तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। अंदर के जो क्वेश्चन है, बुक के अंदर के, जो चैप्टर के पीछे के हैं, चैप्टर के अंदर के हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इंक्लूड कर लेते हैं ताकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सहायता मिल जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बोल रहे हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब बताना है आपको। अभी कौन सा साल चल रहा है, हम सभी को पता है कौन सा चल रहा है, 2023। तो हम थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोड़ दें तो ये जो दिनांक है वो 2023 है। तो क्या हमारा इतिहास, क्या हमारा जन्म मानव सभ्यता का, इस दुनिया का, क्या हम 2000 साल से ही हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है 8000 साल पहले के जो है अवशेष मिले हैं, 4700 साल पहले वहाँ पे नगर बसा हुआ था। तो अगर इतने साल पहले का इतिहास हमारे पास है, जैसे डायनासोर्स वगैरह थे, तो ये दुनिया क्या 2000 साल पहले ही बसी है? नहीं। पर फिर भी हम 2000 साल से काउंट करते हैं, ठीक है। एक से हम 2023 तक आए हैं। किस तरह से आए हैं, किसको बेस मान के हम आए हैं? तो आपको पता होगा ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, ठीक है, हम क्रिसमस मनाते हैं, उनके जन्म से समय को स्टार्ट माना जाता है। मतलब कि उनके जन्म के समय से जो आगे टाइम चल रहा है उसी के ऊपर बेस्ड कैलेंडर आज दुनिया भर में प्रचलित हैं। हालांकि हम जो है हिंदू पंचांग, आपने घर में बड़े बुजुर्गों को, पंडित जी और को बोलते हुए सुना होगा कि हमारे भाई धर्म के अनुसार ये दिनांक है, ये तिथि है ना, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। हमारे हिंदू महीने अलग होते हैं, ठीक है। पर दुनिया भर में क्या है, ये जो कैलेंडर है ईसाई धर्म से संबंधित वही चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जन्म, दुनिया के जो स्टार्टिंग डेट है वो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, उनके जन्म से स्टार्ट की है। तो अभी जो 2023 चल रहा है
वो ईसा मसीह के जन्म से 2023 साल बाद का समय है। मतलब कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, हम उनके 2000 साल आगे के समय में हैं अभी। तो उससे पहले का जो समय था उसको बोलते थे ईसा पूर्व। ईसा मसीह थे, उन्हीं के नाम पे ईसा वर्ड है। तो ईसा पूर्व का समय और ईसा के बाद का समय, अभी हम ईसा के बाद के समय में हैं। उनके जन्म से पहले की जो घटनाएं हो गई उनको हम डेट के साथ में ईसा पूर्व लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप अभी 6th क्लास में आगे जाएंगे तो यही कुछ आपको सारा कुछ पढ़ना होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड पढ़ने को मिलेंगे, मैं आपको वो एक बार सारे ऐसे लिख के बता देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। एक आपको वर्ड लिखने को मिलेगा बीसी। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट किसको बोलते हैं? ईसा मसीह को। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले, ईसा पूर्व। इसको और क्या बोलते हैं हम? ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की अगर कोई घटना हुई है, मान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले की घटना है, तो हम उसको लिखेंगे 100 ईसा पूर्व। अगर मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म से 1100 साल पहले, उनके जन्म से 1100 साल पहले की घटना है, तो हम उसको लिखेंगे 1100 ईसा पूर्व। इस तरह से ये बीसी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। ये जो इधर आपकी लाइंस दे रखी है उसी को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कभी कभी तिथियों से पहले एडी शब्द लिखने को मिलता है। एडी, एडी, एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी किसके लिए यूज हुआ है? जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके लिए एनो डोमिनी वर्ड या एडी वर्ड का यूज करते हैं। इसको हिंदी में लिखते हैं हम ईसवी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ ई लिखा है, इसका मतलब ईसवी, और पू का मतलब पूर्व, ईसा पूर्व। और ये यहाँ पर एडी का मतलब एनो डोमिनी, ईसा पूर्व। यहाँ पे ये भी रखा है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जिस वर्ष उनका जन्म हुआ वो एनो डोमिनी कहलाता है। ये आपकी इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर पूछे एनो डोमिनी क्या है, तो ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। बस इतना ही। इसके बाद में आगे ये बता रहा है कि एडी की जगह सीई लिखा हुआ मिलता है आपको। एडी की जगह क्या लिखा हुआ मिलता है? सीई। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। सी मतलब कॉमन, ई मतलब एरा, कॉमन एरा। और ईसा का जन्म का वर्ष है तो एडी। ईसा के जन्म के वर्ष से अगर संबंधित अगर इसी को दूसरे वर्ड में लिखे तो सीई, कॉमन एरा। और ईसा के जन्म से पहले क्या था? बीसी। तो बीसी को और क्या लिख सकते हैं? बीसीई। बीसीई इसका मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। एडी और सीई सेम यूज में होते हैं, ठीक है। कॉमन एरा, एडी, एनो डोमिनी, ये ईसा के जन्म के समय से संबंधित है। और बीसी और बीसीई ये दो वर्ड ईसा के जन्म से पहले से संबंधित है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, अब कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, भूतकाल के लिए। अभी प्रेजेंट का समय है, प्रेजेंट से पहले, तो इधर दे रखा है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, बीपी। इसका मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। बिफोर मतलब पहले, प्रेजेंट मतलब आज, आज से पहले। तो ये सारे वर्ड हो गए। तिथियों को इस तरह से बताया जाता है। अब ये आपको पूछ रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। आगे क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूँ, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, वहाँ पे देख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अभी एक सवाल और है, सारे क्वेश्चन आंसर आगे हम आगे ही सॉल्व करेंगे। अलग से आपके लिए पीडीएफ बनाई है मैंने, तो अच्छे से पढ़िएगा उसको, ठीक है। ये तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। पुरातत्वविद किसे बोलते थे? कल मैंने बताया, जो प्राचीन काल में जो हमको वस्तुएं मिली हैं, चाहे हड्डियां हैं, चाहे पत्थर हैं, चाहे लकड़ी है, चाहे मानव के कंकाल हैं, चाहे जानवरों के कंकाल हैं, चाहे प्राचीन सिक्के हैं, चाहे प्राचीन कोई नगर के खंडहर हमको मिले हैं, अवशेष हमें मिले हैं, उन सब का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। कुछ शब्द हैं, यात्रा शब्द। यात्रा शब्द मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, वो कहलाता है यात्रा। सिंपल। पांडुलिपि, जो भुजपत्रों पर या ताड़ वृक्ष के पत्तों पर जो हाथ से चीज़ें लिखी जाती थी, प्राचीन समय का जो इतिहास था, प्राचीन लोगों ने जो अपनी उपलब्धियां उनके ऊपर लिखी हैं पत्तों के ऊपर,
उसको हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। अभिलेख क्या होता है, प्राचीन समय में बड़े व्यापारी, बड़े शासक या जो धनी लोग थे वो अपनी दिनचर्या को, अपनी उपलब्धियों को, उन्होंने जो कार्य किया, उनकी जो जीवन उनका जो जीवन था उसको विभिन्न तरह के जो धातु के पत्र होते हैं उन पे, या बड़े बड़े शिलालेखों पर, या मृद भांडों पर, या सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाते थे। उनको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। पुरातत्व, प्राचीन समय में मिली सारी वस्तुएं जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है, जो भी हड्डियां मिली हैं, जो भी पत्थर के औजार मिले हैं, जो भी नगर हमें मिले हैं, ठीक है, सारा कुछ किसके अंदर आता है, पुरातत्व के अंदर। सिक्के हो गए, मृदभांड हो गए, जो भी आकृतियां, प्राचीन जो मूर्तियां मिली हैं, सब की सब पुरातत्व के अंदर। इतिहासकार प्राचीन समय में जो चीजें मिली थी उनको बेस बनाकर जो प्राचीन समय का पूरा हमको रिकॉर्ड देते हैं कि ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, उसका पूरा ब्यौरा रखते हैं, उसका पूरा अध्ययन करते हैं। प्राचीन समय में जो बीत चुका है उन चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार। स्रोत शब्द का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जहाँ से हमको जानकारी मिलती है, ये सारा कुछ स्रोत हैं। जैसे प्राचीन समय में कोई ग्रंथ मिल गया तो वो स्रोत हैं, प्राचीन समय में कोई अभिलेख मिल गया तो वो स्रोत हैं। जहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है, नॉर्मल शब्दों में बोले, जहाँ से भी हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है वो हमारा स्रोत है। आज मैं आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं आपकी जानकारी का स्रोत हूँ। टीवी से हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है तो वो हमारी जानकारी का स्रोत है। आगे अज्ञात लिपि मतलब जो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। आज हम जो पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ सकते हैं, पर प्राचीन समय में जो मैंने आपको कल के वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में फोटोज़ दिखाए थे, उसके अंदर अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी, तो वो अज्ञात लिपि होती हैं। ठीक है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना वो उसी के अंदर आता है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना कि दो अलग अलग तरह की लिपियाँ हैं, उनसे आइडिया लगाना कि इस अक्षर का मतलब इन्होंने क्या सोचा होगा, या इस अक्षर का मतलब उस समय में क्या होता होगा, तो वो अज्ञात लिपि का मतलब निकालना हो गया। अब ये क्वेश्चन है, मैं आगे ही ले चलता हूँ आपको, आगे ही करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, इधर आइए थोड़ा, ये भी देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हमें देखनी है। कृषि का आरंभ कब हुआ था? आज से 8000 साल पहले। कृषि का आरंभ कब हुआ था? आज से 8000 साल पहले। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कितने वर्ष पहले था? तो 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कितने साल पहले था? 2500 साल पहले। अगर कल का वीडियो अच्छे से देखा है तो ये सब मुझे आज बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत अच्छे से कल समझा रखा है। और वर्तमान जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अगर हम वर्तमान की बात करें, जो आज का समय है, तो उसको हम कितना पुराना मान सकते हैं? 2000। आज से 2000 साल तक पहले को हम वर्तमान मान रहे हैं, और उससे पहले के लिए हम जो ऊपर हमने तिथियां डिसाइड की थी, BC, ठीक है, ये सारी, या BP, बिफोर प्रेजेंट, ये सारी यूज़ करते हैं। चलिए, यहाँ तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अब मैं आपको ले चलता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर पे। ये आपके लिए अलग से बनाए हैं तो मिस नहीं करना है, पूरा पढ़ना है। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न उत्तर, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर है। सवाल पढ़िए, आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 3 पे आपको ये दे रखा है। तो मैंने आपको कल वैसे बता दिया था, कल का वीडियो जिसने एकदम अच्छे से देख लिया और आज का स्टार्टिंग का वीडियो, वैसे तो उनको ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन आंसर करवाने की, पर फिर भी आपसे मिस ना हो, आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर भी साथ में करवा रहे हैं। आप साथ में देखिए, आप साथ में आंसर बोलेंगे अगर आपने ढंग से वीडियो देखा है तो आजकल के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आजकल के लोग यात्राएं करते हैं क्यों? उसके कारण है, वो अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से आदि से मिलने जाते हैं। आप किस लिए यात्रा करते हैं? अपने परिवार वालों के। आप कभी छुट्टियों में ननिहाल चले जाते हैं, कभी मासी के घर, कभी बुआ के घर, कभी चाचा के घर, है ना, या अपने किसी दोस्त के घर पे। तो आप अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने के लिए जाते हैं, आप काम के लिए जाते हैं, आपकी बाहर जॉब लग गई, आपकी बाहर पोस्टिंग हो गई कहीं, अपने शहर से बाहर, अपने जिले से बाहर, अपने राज्य से बाहर, या कभी कभी अपने देश से बाहर, तो आपको यात्रा करके जाना पड़ता है काम के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। आपके पास जो चीज़ है उसकी डिमांड आज मान लीजिए किसी और देश में है या किसी और शहर में, और यहाँ पे आपका कुछ सामान नहीं बिक रहा है, तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी अपना वो सामान बेचने के लिए। और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए हम जाते हैं घूमने के लिए, पहाड़ों में, नदियों में, ठीक है, बड़े बड़े मंदिरों की सैर करने, या जो अभ्यारण्य होते हैं, है ना, उनकी सैर करने के लिए जाते हैं। आगरा जाते हैं,
ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, लाल किला देखने के लिए जाते हैं, दक्षिण के अंदर जो आपके मंदिर हैं बड़े बड़े हिंदू, वो देखने के लिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, आप पर्यटन घूमने के हिसाब से जाते हैं। तो इन सभी रीज़न से हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। अगला सवाल, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या कारण थे और ऐसा क्या लाभ थे, और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। ये भी आपके चैप्टर के अंदर है, जो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि कोई कठोर चीज़ है उसके ऊपर क्यों लिखते हैं। अगर किसी कागज़ के ऊपर हम लिखेंगे तो वो सड़ गल जाएगा, फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर वही चीज़ अगर मैंने किसी लोहे के पत्तड़े के ऊपर लिख दिया है खोद के, तो वो ईजीली ख़त्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। तो कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते। अगर आपको ये नोट करना है ना दोस्तों, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा वीडियो के, आप इसको वीडियो को पॉज करके या मैं साथ में बोलता हूं तो आप लिख भी सकते हैं। कठोर सतह पर लिखे हुए लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर ये लाभ के अंदर आता है। उस वक्त जो अभिलेख लिखे गए थे उसका आज क्या लाभ हो रहा है कि हम उस समय की जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिससे लिखने में अधिक समय लगता था। एक तो इसको लिखने में अधिक समय लगता था क्योंकि खुरद के लिखना पड़ता था, और दूसरा इसमें गलती नहीं कर सकते थे क्योंकि कागज़ के ऊपर तो आपने कागज़ फाड़ के नया फटाफट से लिख दिया या उसको रफ करके लिख दिया आज के समय में। पर अगर किसी कठोर वस्तु पे अगर आप खरोद के लिख रहे हैं और वहाँ पे अगर आपने गलती से कोई गलत स्पेलिंग, गलत वर्ड लिख दिया, तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है, उसको वापस लिखना पड़ता था। तो ये इसका कठिन कार्य था कि उसको लिखने में अधिक समय लगता था और गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते थे। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। ये भी कल डिस्कस कर चुके हैं। चलिए लिखिए, पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे। रीज़न, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था। सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था जो समय के साथ सड़ गल जाते हैं। सूती कपड़ा क्या होता है, समय के साथ सड़ गल जाता है। आज हमारे घर में जो पुराने कपड़े हैं उनका मम्मी पोंछा बना देती है, ठीक है, या वो आपको कई बिस्तरों के अंदर भरे हुए मिलते हैं। आप कभी उनको उठा के देखिएगा, क्या वो पहनने लायक होते हैं? नहीं, वो एकदम सड़गल से जाते हैं। आप थोड़ा सा खींचेंगे वो फट जाएंगे। तो सोचिए, हजारों साल पहले के क्या कपड़े अभी तक अवेलेबल होंगे? नहीं होंगे। सूती वस्त्र मतलब जो आपका कपास का पौधा होता है ना, उससे धागा बना के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो सूती वस्त्र होते हैं। ये लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट बोल गया या वीडियो आगे चल गया तो आप पॉज करके और वो नोट कर लीजिएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 पर ये देखो, जिसकी मैंने बात की थी वो आ गया। प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी या करोगे? लड़कों के साथ भेदभाव। पूरा रशीदा बैठ के अखबार पढ़ रही है तो पूरा रशीदा के ऊपर ही लिख दिया है, लड़कों को तो हटा ही दिया। चलो, प्रयोग करोगे या मैं जोड़ता हूं, प्रयोग करोगे या करोगी, जो भी बच्चा पढ़ रहा है। तो ये 2 तिथियां हैं। एक तो दे रखी है 4700, इसको थोड़ा समझ लेना है ना, वैसे मैंने कल समझाया था। 2 तिथियां दे रखी थी आपको 4700 और 2500। इनके लिए BC अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? ईसा मसीह के जन्म का समय हम कितने साल पहले मानते हैं? आज से 2000 साल पहले मानते हैं। 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो वहां से अपना कैलेंडर अब आगे चल रहा है। आज 2023 है, पर इधर कौन सी डेट दे रखी है? एक तो दे रखी है 4700। अब 4700 2000 पहले आएगा, है ना, और 4700 तो उसके भी ज़्यादा है, उससे भी पहले का समय है। और 2500 ये भी इससे ज़्यादा है, ये इससे 500 ज़्यादा है, ये भी इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इनके लिए कौन सा वर्ड यूज आएगा? इनके लिए BC वर्ड यूज आएगा। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। या हम और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? BCE, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। हिंदी में अगर लिखूं तो ईसा पूर्व, ईसा पूर्व वर्ड यूज होगा, क्योंकि ये 2000 साल से भी पुरानी डेट है, 2500 भी और 4700 भी। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन आगे देखिए, ये कुछ और क्वेश्चन है। मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं में तथा कितनी लिपियों में उत्कीर्णित है या उत्कीर्ण है? तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्ण किया गया है।
एक इमेज दे रखी है, उसके अंदर आगे वाला एक पीडीएफ है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दूंगा, ठीक है। एक पेज का जो पीडीएफ है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दूंगा, जो मिस्र से अभिलेख मिला है। यहाँ इसी पार्ट में आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये शो हो जाएगी इमेज। अब इसमें देखिए एक अभिलेख मिला है जिसके ऊपर इस तरह की आकृतियां बनी हुई है। तो उस आकृति में शेर का चित्र है, वो किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो शेर का जो चित्र है वो एल अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? एल अक्षर के लिए, एल अक्षर के लिए शेर का चित्र। और अगला, चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो चिड़िया का चित्र ए अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है, ए अक्षर के लिए। नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये एक सवाल जो ये लास्ट में पूछा गया था। अब देखो, किताब के अंदर कोई चीज़ है तो सिर्फ उसको रटने में मत रहिए। मैंने आपको कल भी ये समझाया था। अभी आप छोटी क्लास में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको धीरे धीरे ये समझ आएगी। मैं आपका टीचर हूँ तो मैं आपको ये बताने की ट्राई करूँगा कि हर चीज़ को रट के करने की कोशिश मत कीजिए। आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या मैंने समझा है तो आपने समझा है, तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग। और आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है पर आप में थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया, शांति से बैठ के सोच लिया, तो ये कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप मन से उत्तर दे सकते हैं। कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको उसकी थोड़ी बहुत भी जानकारी है। ये पूछ रहा है तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे या चाहोगी। अब प्रश्नों की सूची, अब मैं कोई पुरातत्वविद है, मैं उससे क्या क्या पूछ सकता हूँ, क्या क्या पूछ सकता हूँ। नॉर्मल ये भी बता दूंगा मैं, पर नॉर्मल एक आइडिया लगाते हैं। मेरे मन में विचार आ गया, सर आज से 5000 साल पहले लोग क्या खाते थे? सर आज से 5000 साल लोग पहले कैसे लिखते थे? आज से 5000 साल पहले या आज से 2000 साल पहले लोग कौन सा खेल खेलते थे? वो कौन सा व्यापार करते थे? आज मेरे पास 100 का, 500 का, 2000 का नोट है, क्या उस वक्त नोट होते थे? उस वक्त किस तरह के पैसे काम में लिए जाते थे, किस तरह की मुद्रा काम में ली जाती थी, ठीक है। तो क्योंकि फ़ोन पे, गूगल पे आ गया आजकल, तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। उस वक्त क्या करते थे? क्या उस वक्त सिक्के भी थे? और अगर सिक्के वगैरह नहीं थे तो वो व्यापार किस तरह से करते थे, है ना। तो ये अलग अलग तरह के सवाल हैं जो अगर मैं सोचने बैठूँ तो 5 सवाल क्या 50 सवाल, 100 सवाल बन सकते हैं। तो उसमें से कुछ आप देख लीजिए। पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? अब मैं उनसे सवाल पूछा कि सर हम तो आज के ज़माने में जी रहे हैं, आज इतनी टेक्नोलॉजी है, तो क्या ज़रूरत है कि आप उन पुरानी चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, उससे क्या ही सेंस मिल जाएगा। मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों टाइम वेस्ट करना है यार, जो पहले हो गया उस पर मिट्टी डालो, आगे की चीज़ें ढूंढो ना, पीछे वाली चीज़ों का क्या करना है। इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर है जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके स्टार्टिंग में, कि क्यों हमको अतीत के बारे में जानना है। क्योंकि अतीत हमको वर्तमान को समझने में और फ्यूचर को बनाने में हेल्प करता है। सिंपल सा आंसर। तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा हो गया, पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं? अब मैं एक पुरातत्वविद हूँ, मैं जाके मेरे घर के पीछे खुदाई करना स्टार्ट कर दूँ कि यार सब जगह मिल रहा है तो मेरे घर के पीछे भी तो कुछ मिल जाएगा, या मैं चला जाऊँ फुटबॉल मैदान के ग्राउंड में और वहाँ जाके पूरा मैदान खोद डालूँ जेसीबी लेके कि नहीं सब जगह से मिल रहा है तो यहाँ से भी कुछ मिल जाएगा। नहीं, ऐसे ही नहीं होता है। वो बेबुनियादी खुदाई नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहास का अध्ययन करने पे उनको पता चलता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे कुछ था, या कुछ एक्सीडेंटल भी मिल जाता है, जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, या कोई पुराना कोई बड़ा मंदिर बन रहा है, या रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। तो वो लोग क्या करते थे? खुदाई करते थे। तो उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती थी जिनके आधार पर उनको लगता था कि अगर शायद यहाँ पे नीचे कुछ हो सकता है, तो फिर वो पता लगाते थे कि प्राचीन समय में यहाँ पे क्या था, कोई अभिलेख है या कोई ग्रंथ है जिसमें उस जगह के बारे में जानकारी दे रखी है। तो उस आधार पे वो लोग खुदाई करते थे। तो हम ये पूछ सकते हैं कि पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं? क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती होगी? क्यों रखी जाती होगी? पुरानी चीज़ें हैं, जर्जर अवस्था में है, बहुत पुरानी है। एक पुराना सा कोई पत्थर है, उसको मैं ऐसे करूँगा, हल्का सा पुराना सा मटका है, उसको थोड़ा सा जोर से मारूंगा तो वो टूट नहीं जाएगा। ज़मीन के नीचे क्या कैसे पड़ा है, क्या मैं फावड़ा लेके फटाफट खोदना चालू कर दूं? नहीं, सारी चीज़ें नष्ट हो सकती हैं। तो वो क्या करते थे? बड़ी सावधानी से खुदाई करके चीज़ों को बाहर निकालते थे। खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग प्रणाली होती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पता चल जाता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। खुदाई में मिली चीज़ों को कहाँ
और क्यों रखा जाता है? संग्रहालयों में रखा जाता है क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ही कहीं पे रख दिया तो आम जनता उसको नष्ट कर सकती है। पुरानी हमारी धरोहरें हैं तो उनको बड़े बड़े संग्रहालयों में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। अब देखो, मैंने तो क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर भी बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा इस तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। हालांकि जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको करने पड़ेंगे। तो आप अभी से अपनी समझ को थोड़ा विकसित कीजिए। तो ये 5 तरह के सवाल है जो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब आइए आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर। सवाल कहीं से भी बन सकता है दोस्तों, बट फिर भी क्योंकि जिम्मेदारी बनती है, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर यहीं पे करवाएंगे। वैसे आपको सबके आंसर पता होंगे। ये आपके पाठ्य पुस्तक के जो पीछे के आंसर हैं ये वो हैं। सुमेलित करना है, सुमेलित करना मतलब ये अलग अलग चीज़ें दे रखी है दोनों साइड में, इनको आपको मिलाना है। क्वेश्चन देखिए और आंसर भी देखिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दे रखा है नर्मदा घाटी में, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको ब्लर दिख रहा होगा ना। नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य, मगध शिकार तथा संग्रहण, गारो की पहाड़ियाँ लगभग 2500 साल पहले, सिंधु इसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक कृषि, गंगा घाटी प्रथम नगर। अब ये सब आगे पीछे दे रखा है, ये मैच नहीं है, इसका मैच करना है हमको। तो नर्मदा घाटी क्या थी? नर्मदा घाटी के तट पर शिकार और संग्रहण होते थे। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के घाटी पर क्या होते थे? लोग बसते थे, वहाँ पर जंगल थे, जंगल में जानवर थे, तो उसको खाने के लिए, उनसे चीज़ें प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे? उन जानवरों को मारते थे, उनको पालते थे, वहाँ से जो फल फूल मिलते थे उनका संग्रहण करते थे। तो नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रहण। मगध, मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य। हमने किससे इंडिकेट किया था इसको? बिहार से, गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में। गारो की पहाड़ियाँ, प्रारंभिक कृषि, याद कीजिए कल मैंने पढ़ाया था, गारो की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर प्रारंभिक रूप से कृषि हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र के अंदर। किसकी? चावल की। अगला सवाल, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पे क्या हुआ था? प्रथम नगर बसा था। कब बसा था? 4700 साल पहले प्रथम नगर। कहाँ पर? सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियाँ, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे प्रथम नगर। और गंगा घाटी में क्या हुआ था? भारत के अंदर 2500 वर्ष पूर्व के नगर मिले थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में 4700 वर्ष पूर्व के नगर, और गंगा नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में 4500 वर्ष पूर्व के नगर मिले थे। नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये ऊपर क्वेश्चन है और ये नीचे मैंने इसका आंसर दिया है मैच करने के बाद में। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड सवाल देखिए, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर खोद कर लिखना, ठीक है, उत्कीर्ण किया जाता था या खोद कर लिखा जाता था। सिंपल है, बताया था। वो जो पेपर बनते थे पेड़ की छाल से, उसके ऊपर हाथ से लिखते थे, वो पांडुलिपि। और जो बड़े पत्थर हैं या लोहे के तांबे की जो प्लेटें हैं उनके ऊपर खोद के लिखते थे, वो क्या हो गए? अभिलेख हो गए। तो दोनों में अंतर हो गया। उसको तो नॉर्मली हाथ से किसी छाल पे या पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, और इसे किसी कठोर सतह पर लिखा जाता था। तो ये हो गया इसके अंदर एक अंतर। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? रशीदा का प्रश्न क्या था? 100 साल पहले, 100 साल पहले की चीज़ों का भला कोई कैसे पता लगा सकता है? ये था रशीदा का क्वेश्चन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, 100 साल पहले की जानकारी कैसे मिल सकती है? तो 100 साल पहले की जानकारी मिल सकती है पांडुलिपियों और अभिलेखों का अध्ययन करके, क्योंकि वो कई हजारों साल पहले की लिखी हुई है। उस समय का कोई न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, रेडियो वो तो हमको नहीं बता सकता ना। तो उस वक्त की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो ग्रंथ मिले हैं, जो पांडुलिपियाँ मिली हैं, जो अभिलेख मिले हैं, उनसे हमको पता लग सकता है। तो अतीत के विषय में पांडुलिपियों और अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेष, पुराने ज़माने के जो बिल्डिंगें बनी हुई थी पुराने ज़माने की, उसके अवशेष, उस समय के चित्र, उस समय की मूर्तियाँ, उस समय के औजार, उस समय के हथियार, उस समय के बर्तन और उस समय के सिक्के, इन सब से भी हमें जानकारी मिल सकती है। अब ये आंसर मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ बता रहा हूँ, पर ये डिस्कस हम कल कर चुके हैं पूरा। कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो फिर आपको आज यही लगेगा कि सर ये तो सारा कुछ आप लिखा हुआ बता रहे हो। कल मैं ये सारा कुछ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा चुका हूँ। ये हो गया। अब अगला सवाल,
पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है? पुरातत्वविदों को क्या क्या मिला होगा, मैं इसमें लिखा हुआ है उसके साथ कुछ और भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए क्या क्या मिला होगा। प्राचीन समय के सिक्के मिले हैं, मैंने आपको कल फोटो दिखाई थी। मृद भांड यानी बर्तन मिले हैं, मैंने आपको कल फोटो दिखाई थी। ठीक है, उस समय की इमारतें अवशेष मिले होंगे, उस समय के औजार मिले होंगे। औजार मतलब कि कुछ काटने के लिए, कुछ खोदने के लिए, ये सारी चीज़ें। हथियार मिले होंगे, उस वक्त पत्थर के जानवरों की हड्डियों के लोग भाले बना लेते थे, बर्छी बना लेते थे, तो उस वक्त के हथियार मिले होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त की मिली है। उस वक्त की चित्र मिले हैं, पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, पुराने अभिलेख मिले हैं, तो ये सब कुछ मिला है। सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियां, औजार, हड्डियां, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतें। अब ये सब का सब क्या है, पुरातत्वविदों को पहले मिला है। अब हमको इसमें से छांटना है कि पत्थर से क्या क्या बना होगा। क्या सिक्के पत्थर के बने हैं? नहीं बने। हथियार पत्थर के बने हो सकते हैं? हाँ। आभूषण पत्थर के बन सकते हैं? नहीं। चित्र तथा मूर्तियां, चित्र नहीं बन सकते पर मूर्तियां पत्थर की बन सकती हैं। औजार बन सकते हैं। हड्डियां तो हड्डियां होती हैं, ठीक है, ये तो वैसे भी पत्थर की नहीं होती, तो ये कैंसिल। पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों क्या अवशेष, ये हो सकता है। ये इसमें मैंने ऐड नहीं किया पर ये हो सकता है। तो अब नीचे इसका आंसर देखिए, पत्थर से बनी वस्तुएं इमारतें हैं, ये देखो इंक्लूड किया है। इमारतें हैं, हथियार हैं, औजार हैं और मूर्तियां हैं, ये मेन चीजें हैं जो कि पत्थर की बनी हो सकती हैं। अगला सवाल, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? हमको कल वाले पार्ट में हमने पढ़ा है, बुक के अंदर है, हमको एक अभिलेख मिला है। किसका मिला है? मौर्य सम्राट अशोक का मिला है। क्या कहीं लिखा था गंगू तेली का अवशेष मिला है? या कोई लकड़ आ रहा है उसका अभिलेख मिला है? नहीं, उनके अभिलेख नहीं मिले हैं। हमको अभिलेख मिले हैं जो बड़े व्यापारी थे, बड़े सेनापति थे, बड़े बड़े राजा थे उनके। क्यों? उनके पास समय था, उनके पास धन दौलत थी, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए थे कि वो लेखा जोखा रखते थे। आम आदमी क्या लिखेगा? कल समझाया था मैंने कि आज मैं जंगल गया था, मैंने एक हिरण मारा, या मैंने एक जो भी है जानवर मारा, सुअर मारा, तो वो चीज़ें वो अभिलेख में नहीं लिखते थे। ना उनके पास इतना टाइम होता था, ना उनके पास इतना पैसा होता था। तो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। इसके कारण क्या हो सकते हैं? साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। ऐसे लिख लीजिए, ये यहाँ पे थोड़ा कवर हो रहा होगा आपका। साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे क्योंकि उनका विवरण तैयार किया जाए, इतना महत्वपूर्ण वो नहीं मानते होंगे। यह भी संभव है कि वो पढ़े लिखे भी ना हो। अब वो लोग तो अपने पेट भरने में रहते थे, उनको तो कोई डिग्री लेनी नहीं थी या कोई बड़ा विद्वान बनना नहीं था। उनको तो क्या था, हम रह लें, हम खा ले पी लें और बस। तो वो ये भी हो सकता है कि वो पढ़े लिखे भी ना हो। और यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य क्या होता था, खर्चीला होता था। अब मैं एक बड़ा पत्थर लूँ, उसके ऊपर खुदवा के लिखाऊं, अब मैं खुद खा पी नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या अभिलेख लिखवाऊंगा? नहीं लिखवा सकते, है ना। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं, पर हम क्या लिखेंगे? आज हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, आज हमने यूट्यूब पे ये वीडियो देख लिया, हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेसिक चीज़ें हम तो उसी से बाहर नहीं आते, तो हम एक्स्ट्रा कैसे करेंगे? हमारे पास ना इतना समय है, ना इतना पैसा। वैसे आजकल हो जाता है, आप लोग तो जो बच्चे हैं वो कर भी देते हैं, फ़ोन लेके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर देते हैं, मैंने आज ये किया, मैंने आज बर्गर खाया, मैं आज पतंग उड़ाई, मैं यहाँ गया वहाँ गया, है ना। तो उस वक्त तो ये सारी चीज़ें भी थी नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। कम से कम ऐसी 2 बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। सिंपल है, सिंपल है। एक बड़ा आदमी, अमीर आदमी, एक गरीब आदमी, उनके जीवन में क्या डिफरेंस है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ तो भी पता चल जाएगा। पर फिर भी चैप्टर के बेस पे हम करते हैं, तो जीवन में अंतर बताना है तो 2 कारण बता देते हैं। राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। राजा अमीर थे, बहुत पैसा था, नौकर चाकर थे, ऐश थी फुल, तो उनका जीवन वैभव और ऐश्वर्य से पूर्ण होता था। जबकि किसानों का जीवन कष्ट भरा होता था। बेचारे खेती करते थे, जानवरों के पीछे भागते थे, उनका शिकार करते थे, है ना। राजा को टैक्स भी भरते थे, उनको कर भी देते थे, जैसे तैसे अपना जीवन चलाते थे। तो उनका जीवन क्या था, डिफिकल्टी से भरा हुआ था, और राजा मौज में। दूसरा, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब राजा गया एक जगह से दूसरी जगह,
50,000 की सेना लेके गया, सामने 50,000 की सेना थी, उनको ख़त्म कर दिया, उनके राज्य पे कब्जा कर लिया, ठीक है, वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया, एक बड़ा सा तालाब बनवा दिया, तो अब उसने बड़े काम किए भाई। तो वो क्या करेगा, उसका लेखा जोखा रखेगा ताकि आगे आने वाले लोग उसके बारे में जाने। अब एक किसान है, वो क्या लिखेगा, आज मैंने सुबह गाय का दूध निकाला था, मैंने 2 घंटे खेती की थी, फिर मैंने बैठ के सोगरा खाया था, मैंने बैठ के दाल रोटी खाई थी। ये क्या लिखने की चीज़ें हैं, तो वो नहीं लिखेंगे। तो राजा लेखा जोखा रखते थे और किसान नहीं रखते थे। खत्म बात। चलो अगला सवाल अब दे रखा है पृष्ठ 1 पर, पेज नंबर 1 पर, शिल्पकार शब्द का पता लगाओ, आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। आज अभी जो प्रचलित हैं वैसे 5 शिल्पों का पता लगाना है आपको। और शिल्पकार का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने वाला, है ना, किसी भी कलाकृति को बनाने वाला, छोटी है बड़ी है कोई भी कलाकृति है उसको बनाने वाला शिल्पकार होता है। तो इसके अंदर देखो स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुष तथा दोनों होते थे। अब ये शिल्पकार जो आज हम 5 सूची बनाएंगे तो उसके अंदर कौन सा काम स्त्री कर सकती है, कौन सा पुरुष कर सकता है और कौन सा स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, सिंपल है, समझ में आ गया। अब मैंने सूची बनाई, कौन कौन से शिल्प हो सकते हैं। हस्तशिल्प, आज हस्तशिल्प मतलब हाथ से मैंने मटका बनवा दिया, या मैंने वो जो टोकरियाँ होती है ना, अलग अलग तरह की टोकरियाँ होती हैं वो हाथ से बनवा दी। तो ये सारा किसके अंदर आता है, ये सारा आपका आता है हस्तशिल्प के अंदर। फिर भवन शिल्प मतलब बड़े बड़े भवन, अच्छे अच्छे तरह के मंदिर, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस वगैरह, हवेलियाँ वगैरह जो बनाते हैं वो भवन शिल्प के अंदर आता है। फिर तीसरे नंबर पे मूर्ति शिल्प, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, अलग अलग स्टाइल की मूर्तियाँ, पिछले ज़माने में भी बनती थी मूर्तियाँ, आप बहुत सारी मूर्तियाँ देखते भी हैं, बहुत सारी मंदिरों के अंदर भी आप मूर्तियाँ बनी हुई देखते हैं ना, छतों के ऊपर बाहर की तरफ, तो वो मूर्ति शिल्प कहलाता है, मूर्ति शिल्प। काष्ठ शिल्प, काष्ठ मतलब क्या होता है, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना, लकड़ी से जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, जो डिज़ाइंस, जो जो चीज़ें बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, वो सारे काष्ठ शिल्प में आते हैं। और उसके बाद में चर्म शिल्प, चर्म शिल्प के अंदर क्या इंक्लूड रहेगा कि जानवर की जो चमड़े होते हैं, चमड़ा उससे कुछ भी जैसे बनता है, जैसे कि कोई कोट बना दिया, बेल्ट बना दिया, पर्स बना दिया, जूते वगैरह बना दिए, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, चर्म शिल्प के अंदर आएगा। अब देखिए हस्तशिल्प, हाथ से टोकरियाँ बनाना या कुछ भी बनाना, वो स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, आपने गाँवों के अंदर देखा भी होगा। भवन शिल्प, भवन शिल्प के अंदर मेनली पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं हो सकती, पर मेन आप देखेंगे मिस्त्री वगैरह वो कौन होते हैं, आपके घर में जो चुनाई वगैरह करने आते हैं जो मिस्त्री होते हैं वो मेल ही होते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम होता है, तो वो पुरुष करते हैं। मूर्ति शिल्प, मूर्तियाँ बनाने का काम स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, तो ये देखिए स्त्री और पुरुष दोनों। काष्ठ शिल्प मेनली पुरुष ही करते हुए दिखेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आदमी कर सकते हैं वो औरतें नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं लड़कियां, औरतें। पर फिर भी हम अगर आज के ज़माने की बात करें और हम ऑब्जर्व करें बाहर, तो हमको मेनली जो खाती की दुकान पे और काम करते हुए दिखते हैं ना, वो पुरुष ही दिखते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं। चर्म शिल्प ये भी कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। थोड़ा से डिफिकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भारी काम होता है, हाथ में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, कर औरतें कर सकती हैं पर फिर भी हमको पुरुष ही करते हुए दिखते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए, ये मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, है ना। जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ अच्छे से समझाने की मैं समझा रहा हूँ, इतनी कि आपको बुक खोलनी ना पड़े, आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, सब कुछ आपके दिमाग में इतना अच्छे से बैठ जाए कि आप एग्जाम में ऐसे ही लिख के आ जाएं, आपको चैप्टर ऐसे ही याद हो जाए। पॉइंट टू पॉइंट आप चैप्टर बोलेंगे वो रटा हुआ 4 दिन 10 दिन याद रहेगा, पर अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा साल खत्म होने तक और अगली क्लास में जाने तक भी आपको ये चीज़ें माइंड में रहेगी। तो अच्छे से समझना है चीज़ों को, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, जिससे पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। और आपका पूरा कोर्स होगा, आपके स्कूल का हर सब्जेक्ट का, हर बुक का सारा सिलेबस करवाया जाएगा आपको। आपको क्या करना है, ये जो चैनल है आपका शालिग्राम एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी। आज का अंतिम सवाल है, अच्छे से देख लीजिए। अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, मतलब कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर प्राचीन समय में किताबें लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। किस किस विषय पर, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पर।
उस समय की क्या धार्मिक मान्यताएं थी, वो किस भगवान को मानते थे, किस तरह से वो पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, कौन कौन से रीति रिवाज अपनाते थे, इसके ऊपर काफ़ी सारे लिखे गए हैं। जैसे हमारे वेद हो गए, ठीक है, हमारे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हो गए, उस वक्त की जो भगवान की स्तुतियाँ हो गई बहुत पहले लिखी हुई है। तो इन चीज़ों पे किताबें लिखी जाती थी। सेकंड, राजाओं के जीवन पर, राजाओं के जीवन पे हमको बहुत सारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान हो गए, सम्राट अशोक हो गए, जो मुगल वगैरह हो गए, अकबर वगैरह, उनके ऊपर, हमारे महाराणा प्रताप हो गए। तो इन सभी लोगों पर भी क्या होती थी, छत्रपति शिवाजी हो गए, इन सब के जीवन पर भी क्या लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती थी। और औषधियों और विज्ञान पर उस समय जो खोजें हुई थी, जो वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, है ना, और चरक थे, सुश्रुत थे, ये सब क्या थे, हाई लेवल के वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर थे। अपने इंडिया के अंदर भी कितने सारे हुए हैं, है ना। तो औषधियों और विज्ञान पर भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे चरक संहिता हो गई, आर्यभट्टियम हो गई, बहुत सारी पुस्तकें। आप जैसे जैसे आगे वाली क्लासों में बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और महाकाव्य, कविताएं और नाटक हो गए, कालिदास जी के नाटक हो गए और कविताएं हो गई, महाकाव्य हो गए। महाकाव्य बड़े बड़े जो काव्य लिखे थे, काव्य ग्रंथ लिखे गए थे, वो सब के सब, इन सभी के ऊपर किताबें पहले लिखी जाती थी, है ना। आज हमारे पास है भी ना, रामायण लिखा गया है, महाभारत लिखी गई है, ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई है। तो ये बड़ी बड़ी रचनाएं थी जो उस समय लिखी गई थी। तो ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर प्राचीन में पुस्तकें लिखी जा सकती थी और बिल्कुल लिखी गई है। अब आपको बताना है कि इनमें से आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे, ये बताया है, ठीक है। तो आप ये चीज़ क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं हमको कि सर ये जो आपने 4-5 किताबें बताई हैं, मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जो है इस बेस पे लिखी हुई पुस्तकें पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्लास 6 का हिस्ट्री वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पूरा चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, अगले चैप्टर के साथ में। एक एक करके सारे सब्जेक्ट के और सारी बुक्स के सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा।